हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक। वेलकम टू इन आरटीजेड डिजिटल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ 13 का सोल्यूशन, और कुछ 13 का सोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी और स्प्रिंग। दो चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए थे कुछ 13 में। दैट विल बी कंटेन दी टोटल 10 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर एन एक्सियल पुल ऑफ 13 to 10 power 3 Newton, a steel specimen of 1.5 centimeter square cross-sectional area was found to stretch by 0.005 centimeter over a 5 centimeter gauge length. The total strain energy stored in the material at this stage will be. तो यहाँ पर बात करी जा रही है टोटल स्ट्रेन एनर्जी की। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात है हमें पता होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात अगर करें, टोटल स्ट्रेन एनर्जी की अगर बात करें तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब बात आती है कि किसी रॉड को अगर हम एक्सियली पुल कर रहे हैं, इस तरह से अगर खींच रहे हैं, तो एक्सियल पुल कर रहे हैं पी लोड से, तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है सबको? 2AE। अब अगर इसको हम स्ट्रेस की फॉर्म में देखें तो दैट इज द सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E गुणा वॉल्यूम ऑफ द मेंबर। तो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक लोड के टर्म्स में और दूसरा स्ट्रेस के टर्म्स में। अब here load is given 13 to 10 power 3 और area is also given and Young modulus is also given. Young modulus is not given at that situation. So what will we do? We will use this particular concept regarding to the, in both cases there is a requirement of the Young modulus. So how you can calculate the स्टील है, सो स्टील का यंग मॉडुलस हम जानते हैं 210 गीगा पास्कल होता है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यू का वैल्यू। लोड कितना है बताओ सब लोग? 13 to 10 power 3। तो 30 into 10 power 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर गेज लेंथ है, तो 0.05 मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया कितना 1.5 इंटू 10 power -4 एरिया, और 210 इंटू 10 power 9 हो जाएगा, पास्कल में बदल दिया मैंने। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना निकल के आएगा। 30 इंटू 10 power 3 का वैल्यू निकाले और इसका स्क्वायर कर दें इंटू 0.05 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 इंटू 10 power -4 इंटू 210 इंटू 10 power 9। आंसर बिकम्स 0.714 न्यूटन इंटू मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.714 Newton into meter. So the answer will be 0.75 because 0.714 is not given in any option, because we are considering the E is equals to 210 gigapascal. अगर E का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें, if we consider E is equals to 200 gigapascal सिंप्लिसिटी के लिए, तो देन U जो आएगा वो 0.75 न्यूटन मीटर आ जाएगा, पूरा करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। बट हमें नहीं पता है कब 10 लेना है 200 लेना है, तो ये जब तक गिवन नहीं होगा तो 200 और 210 गीगा पास्कल में कुछ भी लिया जा सकता है। वट एवर यू यूज दिस फार्मूला और यूज दिस फार्मूला यू कैन गेट द सेम आंसर, तो डोंट वरी अबाउट दिस। जो अच्छा लगे, जो याद रहे, उस फार्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ 10 mm diameter of shaft wire is coiled to a closed helical spring having 8 coils of 75 mm diameter. The spring has stiffness K. If the same length of wire is coiled to 10 coils of 60 mm mean diameter, then spring stiffness will be. So very important question. स्प्रिंग स्टिफनेस की अगर जब भी कभी बात करी जाए तो सब लोगों को एक चीज ध्यान देनी है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्प्रिंग स्टिफनेस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्प्रिंग स्टिफनेस? K is equals to GD की पावर 4 अपॉन 8ND क्यूब, 8ND क्यूब। क्लियर है? तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्टिफनेस, वेयर G is the modulus of rigidity, and D is the wire diameter, and D is the mean coil diameter, and N is what? Number of coil. So what will we use this particular concept? कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको? हाउ यू कैन यूज K is equals to, अब G का वैल्यू, इसमें देखो सब लोग कंपैरिजन का क्वेश्चन है। कंपैरिजन के क्वेश्चन में एक चीज दिमाग रखते हैं कि कौन सी चीज बदल रही है और कौन सी चीज नहीं बदल रही। अगर तुम बार बार देखोगे तो एक ही चीज ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि एक बार डायमीटर ऑफ शाफ्ट वायर इतना है, ठीक है ना, 8 क्वाइल और इतने mm स्प्रिंग के क्वाइल डायमीटर है,
अब क्या किया गया कि सेम लेंथ रखी गई वायर की एंड स्प्रिंग एज स्टिफनेस के. इफ द सेम लेंथ ऑफ वायर इज coiled to 10 coil of 60 mm mean diameter. तो वायर डायमीटर, लेंथ, इन सब में कोई चीज नहीं चेंज करी जा रही है, बट नंबर ऑफ कॉइल और साथ ही साथ में क्या चीज होता है, मीन कॉइल डायमीटर में हम चेंज कर रहे हैं. तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/ND³ एंड एवरीथिंग इज सेम. तो बाद में स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि N1/N2 इंटू D1³ कितना है. तो पहले नंबर ऑफ कॉइल थी 8 और फिर हो गई 10. पहले मीन कॉइल डायमीटर था 75 और अब हो गया घट के कितना बता सब लोग, 60. तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 8 इंटू 75 का क्यूब कर देते हैं डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60 का क्यूब कर देते हैं, तो आ जाएगा 1.5625 इंटू K1 और K1 की वैल्यू K के बराबर है. तो K2 बराबर कितना आ गया 1.5625 K. तो इस हिसाब से C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो फॉर्मूला याद रखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये कर दिया फिर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा. तो हमेशा फॉर्मूले में देखना है किसे बदल रहे हैं किसे बदल नहीं रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द शियर स्ट्रेस. तो अगर हमारे पास शाफ्ट सॉलिड सर्कुलर है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के साथ स्ट्रेन एनर्जी हमेशा याद रखना τ²/4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट होता है. ये उसी तरह फॉर्मूला याद रखेंगे जैसे रॉड का याद रखते हैं, इसी को ऐसे भी याद करते हैं T²L/2gj. इन टर्म्स ऑफ टॉर्क है और ये इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस है, बस इतना फर्क है. लेकिन अगर यहीं पर हम एक एक्स्ट्रा चीज के बारे में बताएं, इफ द शाफ्ट इज हॉलो, तो व्हाट वी विल यूज दिस फॉर्मूला τ²/4g. मगर इसमें ऊपर की तरफ 1 + k² से एक मल्टीप्लिकेशन करना नहीं भूलेंगे, उसको भी आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो शाफ्ट. इसमें ये चीज एक्स्ट्रा हो गई, ये वाला टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, वो डेरिवेशन से आता है. तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि 1 + k² का ऊपर मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, ठीक है ना, इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट. तो व्हेन the shaft is hollow shaft, then we use this strain energy formula. Remember that there is a K, और K क्या चीज है यहाँ पर, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का रेशियो है. तो जो ये डायमीटर होगा उस डायमीटर से आउटर डायमीटर को हम डिवाइड कर देंगे. तो ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में एक ही फर्क है 1 + k² का. तो ये याद रखना. और एक और चीज ध्यान रखना, जब ब्लॉक में हम लोग हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स लगाते हैं तो 4g की जगह 2g आ जाता है. तो 2g और 4g में फर्क रहता है बस. When the helical spring is cut into 2 halves, the spring of the stiffness will be. फिर से वही बात, स्प्रिंग स्टिफनेस का फॉर्मूला भूल गए तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी. क्लियर है सबको? तो यू डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला, k इज प्रोपोर्शनल टू 1/n. समझ गए? अब केवल यहाँ स्प्रिंग के काटने की बात करी जा रही है. अब स्प्रिंग के काटने से फर्क क्या पड़ता है? स्प्रिंग, इफ वी कट द स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर हम कट कर देते हैं तो नंबर ऑफ कॉइल रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ कॉइल रिड्यूसेस. क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, अगर नंबर ऑफ कॉइल रिड्यूस करेगा तो स्टिफनेस बढ़ता है, ठीक है ना, तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा. अब सिंपल सी बात है, अगर कॉइल आधी करोगे तो स्टिफनेस 2 टाइम्स बढ़ेगी. क्लियर है? मतलब सपोज दैट पहले कॉइल n थी और बाद में कॉइल n/2 हो गई. मतलब पहले स्प्रिंग था और उस पर 10 n कॉइल था और हमने उसको 20 ऐसे से कट कर दिया, तो अब स्प्रिंग केवल आधी बचेगी कि नहीं? तो इस पर सिंपल सी बात है, कॉइल n/2 हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, n से घट के n/2 हो जाएंगी. अब अगर कॉइल n से n/2 हो गई, सिंपल सी बात है, n1 और n2 का रिलेशन हमें पता है, तो हम क्या स्टिफनेस में चेंज नहीं देख सकते हैं?
सिंपल सी बात है, K2 बाई K1 बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो इसको हम N1 बटे N2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2/1 चल रहा है तो यहाँ 1/2 चलेगा, और N1 की वैल्यू N है और N/2 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। मीन्स जो K2 होगा वो 2K1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टिफनेस आधी करते समय हमेशा, सॉरी, नंबर ऑफ कॉइल आधी करते समय स्टिफनेस 2 टाइम्स हो जाती है। क्लियर है सबको? तो जितने गुना या जितने टाइम्स हम कॉइल्स घटा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स कम कर रहे हैं, स्टिफनेस उतने ही टाइम्स क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखना, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं जो पेपर में बिना किसी देरी के आंसर टिक लगाना है हमें। तो देयर विल बी आंसर विल बी डबल। Two coil helical spring A and B are equal in respect, but the diameter of the wire of spring A is double that of B. The spring stiffness B. अब बस सिंपल सी बात है, फिर से वही K बराबर, बार बार क्यों मैं बार बार इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है सबको? तो फिर से देखते हैं एक बार। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर A, मतलब DA इज डबल B, मतलब DB का 2 गुना है DA। तो बताओ स्टिफनेस क्या फर्क पड़ेगा? तो स्टिफनेस भाई सिंपल सी बात है, डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाया की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर बात करी जा रही है कि B की स्टिफनेस A के साथ क्या होगी, तो सिंपल सी बात है B का डाया बटे A का डाया, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ B बटे A होगा, तो यहाँ पर भी B बटे A होगा। तो अब B का तो B रहने दो, A कौन 2B, B भी जानते हैं चूंकि। तो बाद में स्टिफनेस सिंपल सी बात है, डाया घटेगा तो स्टिफनेस भी घटेगी। तो 1 कितना आ जाएगा बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 116। क्लियर है सबको? तो आंसर क्या आ जाएगा, तो A बटे 16, तो 1 बटे 16 आएगा। तो सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा कि डायामीटर घटने से, डायामीटर अगर घटेगा तो स्टिफनेस भी घटेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। 16 गुना कम हो जाएगा स्टिफनेस। In a closed coil helical spring is subjected to axial load, other quantities remain same. If the wire diameter is double, then the stiffness of the will be changed. तो सिंपल सी बात है, फिर से वही चीज, स्टिफनेस इज प्रोपोर्शनल टू द D की पावर D क्यूब, सॉरी ऊपर GD की पावर 4 था, ओके, तो देयर विल बी दी पावर 4, GD की पावर 4, तो डाया की पावर 4 हो जाएगा। अब डायमीटर डबल कर दोगे, अगर इसको हम 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो बताओ 2 का 4 गुना कर दोगे तो कितना, 2 की पावर 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये कितना बढ़ जाएगा, तो 16 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया, मतलब डी। ये इस वजह से क्वेश्चन मैंने ज्यादा रखे हैं, बिकॉज इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हर बार तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करना है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ऑफ मटेरियल इज, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस? यू हैव टू नोटिस मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस एक्चुअली क्या है, दैट इज द मैक्सिमम रेजिलियंस, मैक्सिमम रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आएगी नहीं? और मैक्सिमम रेजिलियंस को ही हम कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने से हमारा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस आता है, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? तो एक्चुअली अब रही बात है कि जो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस का सिग्निफिकेंस है, वही सिग्निफिकेंस है जो मैक्सिमम रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस का सिग्निफिकेंस है। अब ये सब क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली ये सब दीज आर द प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्टोर्ड एनर्जी इन द मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट। तो मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट से अगर आगे क्रॉस कर दिया तो एनर्जी नहीं होगी स्टोर। ठीक है, जैसे कि अगर वी ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सो वी कैन सजेस्ट दिस। सपोज दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील व्हिच इज द माइल्ड स्टील। तो यहां पर अगर हम देखें एक पॉइंट को, तो दैट इज द इलास्टिक लिमिट। तो यहां तक ये जो एरिया बन रहा है, इसी एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, और एक तरह से ये इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है ना, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। मगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो इसी एनर्जी को ही हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अब आप सबको आंसर समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। द प्रॉपर्टी टू स्टोर्ड एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग द परमानेंट डिफॉर्मेशन। Length, area, stress to which a bar is subjected are all doubled. The strain energy of the bar will becomes how much times the original value. तो लेंथ और एरिया और स्ट्रेस सब कुछ 2 टाइम्स कर दिया गया है। तो स्ट्रेन एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमको आता है P²L/2A। हाँ, यहाँ पर रिमेंबर रखना, दैट फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी सॉल्व compare type question, because we know that there is one more formula also, σ²/2E into volume of the member, but इस फॉर्मूले से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, so we don't use this formula। हम हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कंपैरिजन के केस में। अब लेंथ को, एरिया को और लोड को सब कुछ क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। तो U2/U1। अब देखो इसमें कहानी कैसे याद रखते हैं, जब हम 2 और 1 के रेशियो की बात कर रहे हैं तो जो जो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे वो 2 और 1 का रेशियो मेंटेन करेंगे, और जो इनवर्स रिलेशन में होंगे वो 1 और 2 का रेशियो मेंटेन करेंगे। मतलब P2/P1 का होल स्क्वायर, चूंकि P और लेंथ कौन कौन, P और लेंथ डायरेक्ट रिलेशन में, तो ये L2/L1 ही फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, 2 से कोई मतलब नहीं है, यंग मॉडल से कोई मतलब नहीं है, एरिया से मतलब है, तो एरिया को हम लोग इनवर्स रिलेशन की वजह से 1/2 लिखेंगे, ना कि 2/1। क्लियर है? अब बाद में सब कुछ डबल कर दिया गया है, तो P2 भी 2P1 हो गया है, और लेंथ भी क्या हो गई है बताओ, 2L1 हो गई है, और एरिया नीचे 2A1 हो गया है। तो इफ वी सॉल्व दिस, U2/U1, then we can get the 4 into 2 divided by 2 is equals to the 4। मतलब जो रेशियो आएगा या स्ट्रेन एनर्जी जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब U2 is equals to 4 times U1। So answer will be the B, which is the 4 times। आगे बढ़ते हैं। A pull of 10 tons has been suddenly applied to a rod 10 centimeter square cross sectional area, the maximum stress will develop। अब देखो लोड 3 तरह के हो सकते हैं अप्लाई, एक ग्रेजुअल, एक सडन और एक इम्पैक्ट। 3 तरह की लोडिंग होती है। अब जब ग्रेजुअल होता है तो सिग्मा ग्रेजुअल की जो वैल्यू होती है वो सबको पता होगी, फोर्स अपॉन एरिया होती है। स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं। अगर बात करी जाएगी सडन में स्ट्रेस क्या होता है, तो दैट इज द 2 times सिग्मा ग्रेजुअल विच इज द 2P/A। और इम्पैक्ट लोड की अगर हम बात करेंगे तो इम्पैक्ट लोडिंग में इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं सिग्मा ग्रेजुअल। मतलब अगर हम सडन लोडिंग की बात करें तो इसके लिए इम्पैक्ट फैक्टर 2 होता है, समझ गए। अगर इम्पैक्ट फैक्टर की जगह 2 रख दो तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला आ जाएगा। तो वी डोंट फोकस अबाउट द व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर एंड लाइक दिस। हम लोगों को केवल सडन लोड की मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है। तो सडन लोड की मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2P/A। तो फोर्स और एरिया को डिवाइड कर दो। सडन लोड लगाया हमने 10 टन का और एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10/10, तो यहां से आ गया 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी दी डी। बहुत ही सरल है। अच्छा हाँ, इसमें गलती क्या करते हैं लोग, 10/10 कर देते हैं फोर्स अपॉन एरिया लगा के और 1 पे टिक लगा देते हैं। 1 तब होता है जब ये लोड ग्रेजुअल लगाया जाता है, समझ गए। मतलब लोड जितना ज्यादा सडनली और इम्पैक्ट लगाया जाएगा, जितना कम समय लगेगा लोड लगने में, हमेशा स्ट्रेस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, चांसेस ऑफ फेलियर उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे खतरनाक लोडिंग इम्पैक्ट लोडिंग होती है। समझ में आएगी नहीं सब लोग को, है ना। 3 तरह की लोडिंग में सबसे खतरनाक इम्पैक्ट है, सबसे बिना प्रॉब्लम वाली ग्रेजुअल, फिर उससे खतरनाक है सडन, और इम्पैक्ट उससे भी ज्यादा। If a closed coil helical spring absorbs 30 Newton mm
energy while extending by 5 mm, its stiffness is. So what will we will do for this question? सिंपल सी बात है, स्टिफनेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन या लोड अपॉन डिफ्लेक्शन. अब स्ट्रेन एनर्जी दी गई है चूंकि यहाँ पर, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 लोड इंटू डिफ्लेक्शन. क्यों? देखो इधर सब लोग, डिफ्लेक्शन और लोड के बीच में अगर हम जो कर्व बनाते हैं स्ट्रेट लाइन आता है और इसी एरिया को ही स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है. तो अगर हमारे पास W की वैल्यू पेपर में नहीं दी गई है, U दिया गया है कि 30 न्यूटन इंटू mm है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई द हम डेल कर देंगे तो कितना आ जाएगा W. तो वी विल गेट दिस W इज इक्वल टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई डेल कितना है 5 mm. तो W बराबर कितना आ गया बताओ 12 न्यूटन. अब अगर K की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 12 बटे कितना करना पड़ेगा, यहां से भी यहां जाएंगे 12 बटे 5, तो K बराबर आ जाएगा 12 बटे 5 न्यूटन इंटू. So that will be the answer of this question. So there is no option is correct. There is a problem regarding to the question. Here 30 Newton meter is typing mistake. So that is the mistake. So there will be also a mistake 30 Newton into mm. But if you change 30 Newton mm into 50 Newton mm, then you can get this answer. अगर हम 30 को 50 बोल देते, ठीक है ना, तो 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करते तो 20 आता, और 20 डिवाइडेड बाई 5 करते तो 4 न्यूटन पर एमएम आ जाता. मतलब ये आंसर आ सकता था इफ एनर्जी इज 50 न्यूटन इंटू एमएम. तो ये बात ध्यान रखना, अगर एनर्जी 50 न्यूटन एमएम होती तो आंसर भी सही होता, बट चूंकि एनर्जी 30 न्यूटन एमएम क्वेश्चन में दी गई है तो नो वन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है सबको? नो वन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आंसर बिकम्स 12/5 न्यूटन इंटू एमएम. न्यूटन इंटू एमएम. तो क्या किया हमने? पहले स्टेप पर हमने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया और दूसरे स्टेप पर हमने स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज किया और आंसर हमारा आ गया. तो यहाँ 30 न्यूटन इंटू एमएम था, ये 2 था और ये डेल था. यहाँ से W निकाल लिया, डेल को डिवाइड करके, डेल 5 था और 2 ही है, ठीक है ना. तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारी आंसर आ गई which is the 4 Newton into mm if the U is 50 Newton into mm. ठीक है. So there is complete question. जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ और सभी लोगों को जरूर से जरूर इन्फॉर्म करें अपने क्विज पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ में जो हमारा कोर्सेज चल रहा है, रिवीजन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, इन सभी में आप सभी लोग इनरोल कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में पेड लेक्चर्स पढ़ सकते हैं विथ इफेक्टिव क्वेश्चन सीरीज. ठीक है. तो शेयर करें सब लोगों को, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इससे. और फ्री क्विज चल रहा है तो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए PDF को डाउनलोड करें और अपना पर डे का शेड्यूल मेंटेन करें हमारे शेड्यूल के थ्रू, जो हम लोग मंथ वाइज शेड्यूल लॉन्च करते हैं. ठीक है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के सोल्यूशन के साथ में. तब तक के लिए जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ. थैंक यू.